लास्ट वाले लेक्चर में आई गेस गवर्नमेंट एक्शन के अराउंड जो है बेसिकली मैंने छोड़ के रखा हुआ था. वी हैड टू टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, बट अगेन आगे जाने से पहले गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ अस एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन दैट यू माइट बी हैविंग ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ अस गाइस. सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड टू अस लेक्चर. बट अगेन एक थोड़ा सा डीब्रीफ लेना ज़रूरी है, राइट. इट ऑल स्टार्टेड with Simon Commission declaration 1927 अक्टूबर नवंबर साइमन कमीशन वाज डिक्लेयर्ड. हमने देखा था कि साइमन कमीशन को डिक्लेयर करने के पीछे लॉर्ड बर्कनहेड एंड द कंटेम्प्ररी ब्रिटिश पॉलिटिक्स इन बिटवीन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी एंड लेबर पॉलिटिकल पार्टी, हाउ इट एंस्यूड. फिर हमने देखा था कि दिसंबर 1927 द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वाज एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. Indian National Congress decided to boycott the entire Simon Commission since it had no इंडियन मेंबर. ऑल वाइट कमीशन इट वाज. उसके पीछे की रैशनैलिटी भी हमने देखी थी कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन एंड इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वाज अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन सिंस नो इंडियन मेंबर्स वाज देयर इन इंडिया इन ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो कोई इंडियन जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता था. इट वाज अ टेक्निकल लूप होल वी कैन से, बट रियल पॉलिटिक्स भी हमने देखा था कि व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ बर्कनहेड एज वेल एज वाइसरॉय हैविन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. द मोमेंट कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट इट, इंडिया में फिर मेजर पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप जो है दे ऑल्सो डिसाइडेड टू इधर बॉयकॉट और सपोर्ट द साइमन कमीशन. इसमें फिर हम लोगों ने जिन्हा का स्टैंड, अम्बेडकर का स्टैंड एंड आफ्टर मुस्लिम लीग के जो मल्टीपल फैक्शनलिज्म थे एंड आफ्टर हिंदू महासभा का स्टैंड, ये सारी चीज़ हमने कवर अप की. यही सेशन में कांग्रेस डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू कॉल फॉर द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हु आर गोइंग टू बॉयकॉट साइमन कमीशन. देयर मीटिंग इन February 1928 एट बॉम्बे. यही मीटिंग में नेहरू कमिटी वॉज अपॉइंटेड विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट अगेन इन August 1928. अगस्त 1928 का जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का मीटिंग था, इट वाज नाउ कंडक्टेड इन कैलकाटा. वहाँ पे फिर हमने देखा था कि नेहरू कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाया था दैट वाज नेहरू रिपोर्ट, हाउ इट वाज एग्जैक्टली. फिर इसमें डोमिनियन स्टेटस को रिलेटेड प्रॉब्लम, सेपरेट इलेक्टोरेट को रिलेटेड प्रॉब्लम एंड आफ्टर कंसिक्वेंटली बर्कनहेड का चैलेंज कोलैप्स. मोहम्मद अली जिन्ना ने इसके बाद में सितंबर 1928 में सेपरेट ऑल मुस्लिम पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के अपने जो फेमस 14 पॉइंट दिए थे, दे हैव डिस्कस दोज पॉइंट्स आल्सो इलैबोरेटली. Nonetheless, Congress decided to move ahead with the report. 1928 का annual Calcutta session of Indian National Congress under Motilal Nehru. In this session, the Nehru report was accepted with a minor amendment. That minor amendment कि अगर dominion status एक साल में नहीं मिलता है, then goal of Indian National Congress would change from Swaraj to Purna Swaraj. That is dominion status से complete independence पे Indian National Congress might shift. Obviously एक साल का time period Britishers को इसके लिए दिया गया था. Thereafter, we had seen कि entire 1929 went for the constructive activity of Indian National Congress. Local level पे procession, picketing, thereafter constructive activity like socio-religious reform हो सकते हैं, educational reform हो सकते हैं. That Congress used to carry out. Finally, we can say that कि October 1929 में round table conferences were you can say that declared by Irvin. It was famous for Irvin's declaration and Irvin के declaration के बाद ऑब्वियसली फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वापस से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की एक मीटिंग बुलाई. दिस टाइम वाज इन दिल्ली एंड एक दिल्ली मैनिफेस्टो रिलीज हुआ. इसमें इट वाज क्लियरली स्टेटेड कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इफ इट इज कन्वीनिंग अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन देन इट शॉल बी कन्वीन इन ऑर्डर टू चेक हाउ दैट डोमिनेंट स्टेटस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. नॉट व्हेन, मतलब कब होगा, इसके ऊपर हम लोगों को अब नहीं चाहिए. कैसे करोगे और कब करोगे वो बताओ आप हम लोगों को जल्दी से जल्दी. एंड सिंस Irwin did not give any kind of the reply, so obviously it was December 1929. एक ईयर हो चुका था. तो दिसंबर 1929 के एनुअल सेशन में और दिस टाइम अंडर सन नेहरू, दैट इज जवाहरलाल नेहरू, हमने उसके पीछे का भी पॉलिटिक्स देखा था कि हाउ गांधी जी मेंटेन्ड हिज होल्ड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस. द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी गांधी की अपनी भी खुद की थी एंड उसमें हमने देखा था फिर सुभाष चंद्र बोस वर्सेस नेहरू रिफ्ट कैसे क्रिएट किया गया था. नॉनदलेस दिसंबर 1929 में अल्टीमेटली लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें फिर गोल ऑफ कांग्रेस चेंज फ्रॉम अटेनमेंट ऑफ स्वराज टू पूर्ण स्वराज. And in order to celebrate this Purna Swaraj, 26 January 1930 was chosen as a day of independence of our country. उसके पीछे क्या रैशनैलिटी भी हमने डिस्कस करके रखा था एंड उसके पीछे का पॉलिटिक्स भी हमने डिस्कस करके रखा था. एंड देयर आफ्टर फिर गांधी जी के पास सारे राइट्स दिए गए कि ही विल लॉन्च अ मास मूवमेंट इन ऑर्डर टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इंडिया. फॉर दैट पर्पस गांधी जी अल्टीमेटली डिसाइडेड टू लॉन्च अ मूवमेंट. इफ 11 डिमांड्स ऑफ गांधी जी आर नॉट टू बी एक्सेप्टेड बाय वॉइसरॉय, एंड ये 11 डिमांड के ऊपर भी हमने देखा था कि हाउ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन वाज क्रिएटेड बाय गांधी जी इन ऑर्डर टू हार्नेस ईच एंड एवरी सेक्शन फॉर द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म. इसमें अल्टीमेटली हमने देखा था कि वॉइसरॉय अरविंद ने ये 11 डिमांड मानने से मना कर दिया एंड सिंस दोज डिमांड्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय वॉइसरॉय अरविंद, गांधी जी अल्टीमेटली स्टार्टेड हिज फेमस डांडी मार्च फ्रॉम 12th March 1930.
अल्टीमेटली ही रीच टू डांडी कोस्ट ऑन 6 अप्रैल 1930 एंड डांडी कोस्ट पे जाके उन्होंने सॉल्ट उठा के सॉल्ट सत्याग्रह और हिज फेमस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर दिया। thereafter हमने देखा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वंस इट वाज लॉन्च बाय गांधी जी, हाउ इट रैपिडली स्प्रेड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम पेशावर से लेके नागालैंड से लेके कन्याकुमारी। सॉल्ट लॉज वे ब्रोकन डाउन, फॉरेस्ट लॉज वे ब्रोकन डाउन, नो रेवेन्यू नो रेंट कैंपेन, एंटी चौकीदारी कैंपेन इन द हिंदी बेल्ट, thereafter एंटी कनिंघम सर्कुलर कैंपेन in the Assam wala area, Rani Gaiden Liu was there in the Nagaland area, and thereafter we have also seen Khan Abdul Ghaffar Khan in the northwestern frontier area of our country. एंड फिर उसके बाद में अल्टीमेटली वी हैड सीन कि जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडिया का जो था उस जमाने में उनका रिएक्शन क्या था टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वंस इट वाज लॉन्च। वी हैव सीन द रिएक्शन ऑफ द वुमन, ऑफ द स्टूडेंट, ऑफ पीजेंट, ऑफ ट्राइबल, which was by and large in favor of the movement, but at the same period of the time dwindling participation of the Muslim, dwindling participation of the worker and dwindling participation of the capitalist section of our country. उसके पीछे की रैशनैलिटी भी हम लोगों ने अब लास्ट लेक्चर में काफ़ी इलैबोरेटली देख के रखी थी। एंड दैट इज़ व्हाट अल्टीमेटली वी हैव टू टेक फॉरवर्ड टू कि अब गवर्नमेंट एक्शन ये पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए क्या रहा है। वायसराय अरविंद नेवर हैड थॉट कि कांग्रेस को एक मूवमेंट लॉन्च करेगा एंड ये मूवमेंट को इतना रैपिड वाइड स्केल एक्सेप्टेंस अक्रॉस इंडिया मिलेगा। बिकॉज आयरविन ही नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश ऑलवेज हैड कंसिडर्ड इंडिया इज़ नॉट देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का कंसेप्ट क्यों नहीं है? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स आर स्टिल विद ब्रिटिशर्स। अंबेडकर जी ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करके रखा हुआ था। इवन जिन्हा हैड टर्न प्रो ब्रिटिशर्स आफ्टर 1928 एंड देयर आफ्टर मुस्लिम लीग ब्रिटिशर्स के साथ थी। हिंदू नेशनलिस्ट हमने पहले देखा था रिस्पॉन्सिबल बन के बैठे हुए थे, वो भी ब्रिटिशर्स के साथ थे। एंड हेंस वायसराय नेवर हैड इनिशिएटेड एनी काइंड ऑफ द एक्शन अगेंस्ट कांग्रेस इन द इनिशियल फेज। बट जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला कि मूवमेंट इज़ वाइडली एक्सेप्टिंग और वाइडली गेनिंग ट्रैक्शन अक्रॉस इंडिया, वायसराय अरविंद ने फिर ऑब्वियसली इसके ऊपर जो हैवी क्रैकडाउन करना चालू कर दिया। गांधी जी के साथ साथ जितने भी मेजर पॉलिटिकल लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। एंड जेल में डालने के साथ साथ सिविल लिबर्टीज जो है वो भी बेसिकली इंडिया में कर्व की गई। सिविल लिबर्टीज कर्व करना मतलब फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ लिटरेचर एंड देयर आफ्टर कर्फ्यू जैसे प्रोविजन लगाना, फ्रीडम कर्व करना, कर्फ्यू जैसे प्रोविजन लगाना। तो वो सारी चीज़ें जो है बेसिकली वायसराय ने लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट की। लाठीचार्ज के ऑर्डर, फायरिंग के ऑर्डर हो सकते हैं। एंड इन द मीनवाइल जुलाई 1930 में द मूवमेंट वॉज लॉन्च इन अप्रैल 1930। तो अब जुलाई 1930 की बात है, तो जुलाई 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेर अनाउंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जैसे अनाउंस हो गए थे, ऑब्वियसली एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम नेहरू, फादर एज वेल एज सन डियो, मोतीलाल एज वेल एज जवाहरलाल नेहरू अल्टीमेटली मेट विद गांधी जी हु वाज अरेस्टेड इन येरवड़ा जेल ऑफ पूना एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम। फिर गांधी जी से मिलने के बाद नेहरू, फादर सन अल्टीमेटली डिक्लेयर्ड कि गांधी जी ने कुछ डिमांड रखे हुए हैं एंड अनलेस एंड अनटिल आर दिस डिमांड्स आर टू बी मेट, गांधी जी इज नॉट गोइंग टू अटेंड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये डिमांड क्या रहे हैं? तो ये डिमांड में सबसे पहले था राइट ऑफ सेसेशन फ्रॉम ब्रिटेन। इवन गांधी जी यू कैन से वॉज नाउ इन अ बिट ऑफ एग्रेसिव मूड। गांधी जी ने जो 11 डिमांड रखे थे उसमें ना डोमिनियन स्टेटस मांगा था ना कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगा हुआ था। ऑब्वियसली अगर डोमिनियन स्टेटस या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस में से कोई भी एक डिमांड अपफ्रंटली अगर ब्रिटिशर्स के सामने रखते तो इट वुड नॉट हैव बीन गुड फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट। बिकॉज हमने देखा था कि जो मेजॉरिटी सेक्शन का पार्टिसिपेशन मूवमेंट के लिए आया हुआ था, इट वॉज नॉट ऑन द इशू ऑफ द नेशनलिज्म और ऑन द इंडिपेंडेंस या फिर स्वराज, इट वॉज ऑन द इशू ऑफ द लोकल ग्रीवेंसेस। एंड दैट इज वाई गांधी जी नेवर इंक्लूडेड एनी काइंड ऑफ द डिमांड ऑफ स्वराज या फिर पूर्ण स्वराज इन 11 डिमांड्स। बट अब गांधी जी ने क्लियरली बता के रखा हुआ था कि इंडिया हैव अ राइट टू ससीड फ्रॉम ब्रिटेन एंड इफ इंडिया इज हैविंग राइट टू ससीड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से निकलने का राइट इंडिया का अगर है तो ब्रिटेन का वो इंडिया को देना चाहिए। सिंस गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड टर्न फ्रॉम स्वराज टू पूर्ण स्वराज, ब्रिटिश शॉल ऑनर इट। वैसे फिर कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट विद कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फाइनेंसेस, मतलब ये वाली चीज़ हमने पहले भी देख के रखी थी कि जस्ट लाइक स्वराज, स्वराज में हमने देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के हाथ में होना चाहिए। बट अब ये बेसिकली थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाके कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट शॉल बी इन द हैंड ऑफ इंडियंस, मतलब इवन डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन जो स्वराज में ब्रिटिशर्स को देने की बात दादा भाई नौरोजी ने करके रखी थी, गांधी जी इवन डिड नॉट एग्री विद दैट। एंड देयर आफ्टर एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल जो इट हैज़ टू बी बेसिकली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू सेटल ब्रिटिश फाइनेंशियल क्लेम ऑन। ये सिर्फ आज के टाइम पीरियड में ये बेतुकी डिबेट होती है बाहर कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इतना लूटा उतना लूटा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट नाउ वी हैव डिकोडेड इट क्वाइट इलैबोरेटली। दादा भाई नौरोजी हिमसेल्फ हैड स्टेटेड द डिजिट इन बिटवीन 12 मिलियन से लेके 15 मिलियन ऑन एनुअल बेसिस जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लूट कैरी आउट करके रखी थी।
एंड दादा भाई नौरोजी हिमसेल्फ हैड क्लेम्ड इट कि ब्रिटिशर्स ने उससे ज़्यादा काम जो इंडिया के लिए करके रखा हुआ है। वी हैव सीन दादा भाई नौरोजीज एंगर इन 1901 व्हेन ही हैड रिटन लेटर टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इफ यू कैरी आउट ट्रू डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडियंस वुड बी मोर देन हैप्पी टू गिव यू द ट्रिब्यूट, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू लूट इंडिया फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज। एंड गांधी जी वॉज ऑल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन। इनफैक्ट गांधी जी के नौरोजी के, गांधी जी के गोखले के रिलेशन हमने पहले ही देख के रखे हुए थे। इट वॉज ऑन द कॉर्डियल बेसिस एंड इन दैट कैपेसिटी अगर ब्रिटेन का कोई भी फाइनेंशियल क्लेम इंडिया पे है तो फिर उसके लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल जो है वो काम करेगा। एनी इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल में इंडिया इज रेडी टू बेसिकली कम एंड सेटल एनी काइंड ऑफ द फाइनेंशियल डिस्प्यूट विद ब्रिटेन। In this particular background, finally first roundtable conference it was convened in November 1930. अप्रैल 1930 में मोमेंट लॉन्च हुआ। जुलाई 1930 में गांधी जी ने अपने वापस से 3 डिमांड जो है काफ़ी इलेबोरेटली ब्रिटिशर्स के सामने रख दिए एंड फाइनली नवंबर 1930 में फिर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज कन्वीन। Obviously, this particular roundtable conference was on an equal footing in between British and Indian. Equal footing मतलब obviously फिर Indians and Britishers अब एक साथ आके बैठेंगे और एक साथ आके फिर इंडिया के फ्यूचर के लिए डिसीजन लेंगे। And in this particular conference, obviously फिर multiple participants and multiple demand came forth. Princely states ने participate किया था। Obviously they had shown loyalty to the Britishers ever since 1858. 1858 का क्वींस प्रोक्लेमेशन हमने देखा था, इलाहाबाद दरबार हमने देखा था जो वो लॉर्ड कैनिंग ने वह बुला के रखा हुआ था। एंड इन दैट पर्टिकुलर दरबार 600 अराउंड प्रिंसली स्टेट जो इंडिया में थे सभी ने ब्रिटिशर्स की लॉयल्टी सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी बाय साइनिंग सब्सिडियरी अलायंस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंड तभी से फिर अगर ब्रिटिशर्स बुलाए प्रिंसली स्टेट ना जाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ब्रिटिशर्स आर कॉलिंग प्रिंसली स्टेट्स आर गोइंग टू गो ओवर देयर। वैसे फिर मुस्लिम लीग जिनके ऊपर भी अब हमने बात की थी कि मार्च 1929 वाज परहैप्स द लैंडमार्क सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। शफी फैक्शन, आगा खान फैक्शन एंड मोहम्मद अली जिना फैक्शन जो है दे मर्ज देमसेल्फ टुगेदर एंड मोहम्मद अली जिना वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ अनपैरेलल्ड और बेसिकली सुप्रीम लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग। एंड मुस्लिम लीग ने भी अब ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने की बात करके रखी थी बिकॉज दे वांटेड देयर सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट के ऊपर भी हमने अब इलैबोरेटली बात की। आई हैव नो इंटेंशन टू गोइंग बैक इनटू दैट टॉपिक। जस्टिस पार्टी वाज आल्सो देयर। इफ़ यू रिमेंबर, ये वही वाली पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ऊपर हम लोगों ने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के टाइम पीरियड में बात करके रखी थी। द पार्टी इटसेल्फ वाज क्रिएटेड इन 1916 एंड इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्टी टू डिमांड रिजर्वेशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन आवर कंट्री। इनफैक्ट इन्होंने रिजर्वेशन मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 1917-1918 में ग्रैंड भी करके रखा हुआ था। तभी तो जाके वो तिलक का स्टेटमेंट आया हुआ था कि डिप्रेस क्लासेस को मतलब दलितों को लेजिस्लेचर में बुला के क्या उनसे झाड़ू मरवाओगे आप। So this particular Justice Party, it was fiercely pro-Britishers because they were the leaders or they were representing the untouchables, or you can say that lower jati, lower varna population of Madras province at that period of time. Hindu Mahasabha was also there. हिंदू महासभा की मदन मोहन मालवीय वॉज अ सुप्रीम लीडर। इनके ऊपर अब हमने पहले ही देख के रखा हुआ था कि वॉज अ रिस्पॉन्सिविस्ट एंड अगर वो रिस्पॉन्सिविस्ट है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट से ग्रांट आ रहे हैं इनके कॉलेज के लिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बड़े बड़े पोस्ट आपने लेके रखे हुए हैं तो ऑब्वियसली यू आर रिक्वायर्ड टू गो इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। वैसे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी जो है एंड प्रिंसली स्टेट्स इन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करके रखी हुई थी। एंड ऑब्वियसली एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम कांग्रेस एंड आफ्टर जो प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर इंडिया के रहे, ऑब्वियसली फिर कांग्रेस अगर नहीं जा रही है तो बिरला टाटा फैमिली भी नहीं जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब उनके एंड गांधी जी के रिलेशन एंड आफ्टर फिर जो मनी पॉलिटिक्स गांधी जी में या फिर गांधीयन पॉलिटिक्स में हमेशा रहता है उसके ऊपर भी अब हमने पहले ही बात करके रखी हुई है। अगर प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा वाला जो इशू तो था इट वॉज फेडरेशन। The idea of the All India Federation, it again came into picture. In fact, idea of All India Federation was suggested by Simon Commission himself. Simon Commission ने ये बता के रखा हुआ था कि इंडिया में एक फेडरल गवर्नमेंट बनना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट क्यों बनना चाहिए? बिकॉज एज आई टोल्ड यू इंडिया में मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर देयर। हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो है इनका अपना ओन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिस्टम है। तो ऑब्वियसली वो टोटल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आप लोकल लेवल पे ग्रांट करो, मतलब प्रोविंशियल लेवल पे ग्रांट करो एंड एक लूज फेडरेशन मतलब लूज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाओ जिनके पास सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसी में तो जिन्होंने ने अपने एडिशन डाले थे कि ये जो लूज फेडरेशन बनेगा उसमें हिंदू मेजॉरिटी एरियाज हो सकते हैं, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस हो एंड मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हो, ताकि जो बंदे को सेक्युलर बन के रहना है वो सेक्युलर बन के रहे, जिसको हिंदू नेशनलिस्ट बन के रहना है वो हिंदू नेशनलिस्ट बन के रहे, जिसको इस्लामिक नेशनलिस्ट बन के रहना है वो इस्लामिक बन के रहे। इन दिस पर्टिकुलर फेडरेशन अकॉर्डिंग टू जिना फिर हमने देखा भी था कि कुछ मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होने
जैसे पंजाब या फिर अल्टीमेटली बंगाल, देयर आफ्टर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध, एंड फिर एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम कुछ हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस होंगे, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, मद्रास प्रोविंस, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर ये पर्टिकुलर एरिया में इंटरनली जो है अपने अपने लोग डिसाइड करें कि इनको रिलीजियस रूल चाहिए अपने एरिया में या फिर सेक्युलर रूल चाहिए अपने एरिया में, एंड देयर आफ्टर फिर ये सारे ही एरियाज मिलके जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन रहेगा। बाय एंड लार्ज इट वाज अ प्रोविजन रिलेटेड टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेरिकन फेडरलिज्म। अमेरिकन फेडरल प्रिंसिपल के तरीके का इंडिया बनना चाहिए, इसमें उस जमाने में एक बाय एंड लार्ज कंसेंसस हमेशा रहा है। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि ये कंसेंसस ब्रोकन डाउन करने का काम इंडिया में गांधीयन लीडरशिप ने किया, विच प्रोपेल्ड इंडिया टूवर्ड्स व्हाट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फर्दर आपको ये भी बता के रखा था, इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फियर कि फेडरलिज्म की जगह हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चूज करके गलती तो नहीं की है। फॉर दैट पर्पज लास्ट 75-70 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से इंडिया ने 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन भी बना के रखा है, एक स्वर्ण सिंह के अंडर 1975-76 एंड वेंकट चालिया जी के अंडर इन 2002-2003 कि फेडरल गवर्नमेंट पे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं चाहिए। तो फेडरेशन वॉज द बजवर्ड ओवर हियर, बट पहले ही इसमें प्रॉब्लम आया कहाँ पे, इन ऑब्वियसली कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। द क्वेश्चन ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन वाज सो सेंसिटिव, इवन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड, जिन्होंने ये पर्टिकुलर मीटिंग का चेयरपर्सनशिप जो है अपने पास लेके रखा था, द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड हिमसेल्फ, तो उन्होंने ये बता के रखा था कि जो बेसिकली इंडिया में कम्युनलिज्म वाला टॉपिक है, दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो है इट हैज एक्सपोज द वर्स्ट साइड ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। ये क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली हिंदू महासभा एंड मुस्लिम लीग दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे। अल्टीमेटली फिर हिंदू महासभा वॉज नेवर रेडी टू गिव एनी काइंड ऑफ द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम ब्रेथरन्स, एंड एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम जब मुस्लिम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है तो मुस्लिम, सिख एंड देयर आफ्टर डिप्रेस क्लासेस दे जॉइंट हैंड, एंड उन्होंने अल्टीमेटली फिर हिंदू महासभा को काउंटर देना चालू किया। इफ यू रिमेंबर, अब हमने इसके ऊपर भी अच्छी खासी बातें करके रखी है कि हिंदू नेशनलिज्म के काउंटर में अब बेसिकली फिर कौन सा नेशनलिज्म आएगा, इस्लामिक नेशनलिज्म, सिख नेशनलिज्म, एंड टू एन एक्सटेंट वी कैन से कि डिप्रेस क्लासेस नेशनलिज्म तो इंडिया में दिखाई देगा। इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट फॉर आवर कंट्री कि अम्बेडकर जी वेरी सून रियलाइज कि टेकिंग स्टैंड विच इज़ नॉन कंड्यूसिव टू हिंदू रिलीजन वुड नॉट हेल्प फॉर हिज कम्युनिटी। अगर उनकी कम्युनिटी को आगे बढ़ना है तो there has to be cultural integration in between upper जाति upper वर्ण and lower जाति lower वर्ण population. For that purpose एक separate पूना पैक 1932 में ही साइन होगा, जिसके ऊपर हम लोग अगले लेक्चर में बातें करेंगे। बट इन एनी वेज आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि फेडरेशन वाला आइडिया जो अब मैंने आपको बेसिकली बहुत टाइम समझा के रखा है कि इंडिया में उस जमाने में फेडरल गवर्नमेंट का ही आइडिया चलता था, बिकॉज देयर वॉज नो यूनिफाइड कंट्री। यूनिफाइड कंट्री अगर नहीं है तो मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर देयर इन आवर कंट्री, एंड ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंट्री को टोटल इंटरनल ऑटोनॉमी आप दे दो, अपने अपने अफेयर वो अपने अपने हिसाब से संभालेंगे, एंड देयर आफ्टर फिर इनका डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, कम्युनिकेशन आप सेंटर के पास जो है भेज दो। अल्टीमेटली फिर कोई गोल ही यहाँ पे रीच नहीं हो पाया, बिकॉज रैमसे मैकडोनल्ड हिमसेल्फ रियलाइज विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वुड बी फॉली टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन फॉर इंडिया। इसके पीछे के रीज़न भी हमने देखे थे कि 1925 का जो इलेक्शन हुआ था 1924-25 का, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस एमर्ज एज अ बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, एंड अगर वही लोग आपके साथ नहीं है देन हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट पार्लियामेंट्री रिफॉर्म, जिसमें आप फेडरल गवर्नमेंट बनाने की बातें कर रहे हो, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बातें कर रहे हो, मेजॉरिटी तो कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस हैज़ टू बी कंसल्टेड अपॉन। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कांग्रेस ओपिनियन यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ द डिसीजन एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आज के टाइम पीरियड में आप इंडिया के बारे में डिसीजन ले रहे हो और बीजेपी कोई कंसर्न नहीं कर रहे हो, तो वो डिसीजन हो ही नहीं पाएगा। अ कंसल्टेशन विद मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू बी देयर, एंड दैट्स व्हाई रैमसे मैकडोनल्ड अल्टीमेटली रियलाइज, एंड देयर आफ्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसको फेल डिक्लेयर करके इसको बंद करवा दिया, एंड देयर आफ्टर रैमसे मैकडोनल्ड ने वाइसरॉय इरविन के ऊपर जो प्रेशर डालना चालू किया। द प्रेशर वॉज सिग्निफिकेंट कि जनवरी 1931 अभी आया, जनवरी 1931 में अल्टीमेटली फिर वाइसरॉय इरविन के ऊपर जो रैमसे मैकडोनल्ड का ही प्रेशर बढ़ा, तो रैमसे मैकडोनल्ड के प्रेशर की वजह से वाइसरॉय इरविन ने अब डिप्लोमेटिक गेस्चर जो है देने चालू किए। सबसे पहले तो 25 जनवरी 1931 को जितने भी वर्कर थे और बेसिकली जितने भी मेजर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट करके रखे हुए थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट, उनको यूनिलैटरली अनकंडीशनली रिलीज किया गया, एंड देयर आफ्टर फिर कांग्रेस के साथ निगोशिएटिंग लाइन ओपन अप कर दी। ये वही वाला टाइम पीरियड है जब भगत सिंह वाला इशू
मेरठ कॉन्स्पिरसी केस, वी कैन से दैट अंबेडकर वाला इशू, जिन्हा वाला इशू वाज एट अ फोर फ्रंट ऑफ इंडियाज नेशनल पॉलिटिक्स। और हमने देखा है कि ये सारे इशू कितने सेंसिटिव एंड कितने प्रॉब्लमेटिक कांग्रेस के लिए रहे हैं। एंड अंडर दिस बैकग्राउंड इवन गांधी जी रियलाइज कि वी हैव टू कैरी आउट कॉम्प्रोमाइज विद द ब्रिटिशर। इनफैक्ट गांधी का क्रिटिसिज्म जो नेहरू बाद में करेंगे, इसके ऊपर हमने लास्ट लेक्चर में बातें करके रखी थी कि स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, ये जो फिलॉसफी है गांधी जी में हमेशा एम्बेडेड रही है। बिकॉज गांधीयन मोमेंट लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकते, पीपल विल गेट फैटिग एंड पीपल विल गो बैक टू देयर होम। एंड अगर लोग ही घर पे चले गए तो आपका मूवमेंट चलेगा कैसे? तो फॉर दैट पर्पज ये स्ट्रगल ट्रू स्ट्रगल, ये थियरी के अकॉर्डिंग इवन महात्मा गांधी जी वॉज इन अ मूड ऑफ कॉम्प्रोमाइज, एंड ये कॉम्प्रोमाइज अल्टीमेटली हुआ प्रिसाइजली ऑन 5 मार्च 1931। गांधी अरविंद पैक्ट वॉज साइन। इनफैक्ट निगोशिएशन जनवरी से ही चल रहे थे। फाइनली 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने कुल डिमांड दिए थे, वायसरॉय अरविंद ने कुल डिमांड दिए थे, तो दोनों के बीच में एक पैक्ट जो है वो साइन किया गया कि कांग्रेस गवर्नमेंट को कुल देगा, गवर्नमेंट इन रिटर्न कांग्रेस को कुल देगी। तो अल्टीमेटली ये पैक्ट जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि अरविंद ने सबसे पहले एग्री करके रखा हुआ था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है हु आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ द वायलेंस दे विल बी रिलीज। अब हमने देखा था डेमोक्रेसी वर्क कैसे करती है। एंड डेमोक्रेसी में इफ यू हैव ब्रोकन डाउन द लॉ, देन लॉ इज नॉट गोइंग टू शो एनी काइंड ऑफ द मर्सी अपॉन यू। Law is going to treat you equally, and in that capacity your law has been broken down, then punishment will be there. That punishment has to be endured upon by the citizen, and in that capacity अगर violence नहीं है तो you are a non-violent person, you are not broken down any law. अगर आपने broken down नहीं किया any law, then obviously you will be released from the prisoner. Thereafter remission of all fines not yet collected. गवर्नमेंट का वही कहना था कि देखो भाई हमने फाइन लगा के रखे हुए थे इंडियंस के ऊपर फॉर देयर नॉन कोऑपरेशन, तो जो फाइन हमने कलेक्ट किया वो पैसा तो हम वापस नहीं कर सकते, तो जो हमने कलेक्ट नहीं किया है वो सारे के सारे फाइन जो हम लोग रेमिट कर देंगे। देयर आफ्टर जो भी लैंड हम लोगों ने कॉन्फिस्केट करके रखे हुए हैं वो लैंड जो है बेसिकली हम लोग रिटर्न करेंगे अनलेस एंड अनटिल वी हैव सोल्ड इट ऑफ टू द थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी को सेल ऑफ करके रखा हुआ है देन ऑब्वियसली इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कांग्रेस टू कन्विंस दैट ओनर एंड देयर आफ्टर रीटेक दैट लैंड एंड गिव बैक टू द ओरिजिनल ओनर। हम नहीं कर सकते बिकॉज हमने तो सोल्ड आउट कर दिया है। तो अगर हमने सोल्ड आउट कर दिया तो हम अपने जेब से पैसा जो है वो नहीं डालेंगे। The ultimate purpose of British policies in our India, we have elaborately seen, is the financial exploitation of our country. Thereafter, फिर lenient treatment of the government servant who had resigned. अब ये वाले प्रॉब्लम भी हम इलेबोरेटली डिस्कस करके चुके हैं तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। बट वापस से कुछ यंग सिविल सर्वेंट थे ही ना जो नेशनलिज्म की चपेट में आ गया और जिन्होंने रिजाग्नेशन डाल दिया अगेन विथ अ होप कि ये मोमेंट तो सक्सेसफुल हो जाए। ये मोमेंट अगर सक्सेसफुल हो गई तो इन फ्यूचर फिर हम लोगों को इसका बेनिफिट हो सकता है। ये सारे पॉलिटिकल गेम होते हैं, ब्यूरोक्रेट है, लॉयर है, पॉलिटिशियन है, इन लोगों से आप बेसिकली कोई नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म थोड़ी ना एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनका अपना पॉलिटिक्स होता है। तो जितने भी गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट हमेशा रिटायरमेंट लेते हुए आपको दिखाई देते, इट वॉज विथ अ होप। जितने भी लॉयर आपको बेसिकली रिटायरमेंट लेके दिखाई देते हैं वो इट वॉज विथ अ होप कि अगर कांग्रेस का गवर्नमेंट आता है तो वी विल बी रिवॉर्डेड हैंडसमली। अब वापस से गांधी जी अपना मूवमेंट हॉल्ट करने जा रहे तो गांधी जी ने वो भी रिक्वेस्ट डाल के रखा था कि सिविल सर्वेंट वांट्स टू रीजॉइन द सर्विस यू शॉल कंसिडर इट्स एप्लीकेशन। तो वायसरॉय अरविंद ने इसको भी परमिशन दे दी कि ठीक है भाई हम लोग एटलीस्ट एप्लीकेशन तो कंसिडर कर सकते, एक लीनियंट ट्रीटमेंट जो हम लोग उनको देंगे। देयर आफ्टर सारी चीज़ें सॉल्व से चालू हुई। गांधी जी नीडेड अ फेस सेवर, तो फिर वायसरॉय अरविंद को कन्विंस किया गया कि एटलीस्ट सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडियंस को आप अलाउड करो फॉर कंजम्पशन पर्पज ऑनली। मतलब इंडियंस अगर कोस्टल एरिया में रिवराइन बेड में रह रहे हैं तो दे कैन मेक देयर ओन सॉल्ट फॉर देयर ओन कंजम्पशन, दे कैन नॉट सेल इट ऑफ इन द मार्केट। मार्केट में अभी भी ब्रिटिश मोनोपोली ही चली गई एंड ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट आप इंडिया के मार्केट में लाके बेचो, उसमें हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर आफ्टर फिर जो पिकेटिंग है उसके राइट हम लोगों को चाहिए। पिकेटिंग का एक्चुअल पर्पज भी हमने देखा था कि हाउ इट एक्ट एज अ सोशल कोअर्जन। आप ही सोचो ना कि एक गवर्नमेंट शॉप है या फिर एक कोई भी एक्सरसाइज शॉप है, उसके आजू बाजू में धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो आप थोड़ी ना यार वो दुकान में जाके कुछ खरीदने की हिम्मत करोगे। एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ गांधीयन मूवमेंट। कि जब मूवमेंट लॉन्च करते थे तो 50 कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के, फिर वो बेसिकली फॉरेन शॉप के सामने बैठ जाएंगे धरना प्रदर्शन करते हुए। जैसे ही धरना चालू हो गया तो इससे अल्टीमेटली इन्होंने अपने राइट्स दिखा दिए। बट कोई भी बंदा अगर ये शॉप में जाएगा देन ऑब्वियसली इट विल नॉट बी कंड्यूसिव फॉर हिम। अल्टीमेटली वो बंदा फिर एंटी नेशनल बनेगा एंड एंटी नेशनल का अटैक कौन ही चाहेगा। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि ब्रिटिश डिमांड जो है या फिर डिमांड ऑफ ब्रिटिशर्स गुड वो ऑटोमेटिकली ड्रास्टिकली इंडिया में रिड्यूस होनी चालू हुई। बट इवन वायसरॉय एग्रीड टू इट
कि भाई कांग्रेस का डिमांड जेन्युइन है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज़ टू बी देयर, एंड इफ इट इज़ टू बी देयर देन वी आर गोइंग टू ग्रांट इट टू देम। एंड देयर आफ्टर फिर जितने भी इमरजेंसी ऑर्डिनेंस है उनका विड्रॉल जो है वायसरॉय अरविंद को करना है। वायसरॉय अरविंद जो अल्टीमेटली डिड इट। हाउएवर गांधी जी की दो स्पेसिफिक डिमांड है जिसके ऊपर अल्टीमेटली फिर कोई भी डिसीजन जो है नहीं किया गया, जिसके ऊपर हमने पहले भी एक पे बात करके रखी थी कि कम्यूटेशन ऑफ द भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव डेथ सेंटेंस, इसके पीछे का पॉलिटिक्स भी अब हमने इलेबोरेटली देख के रखा है इन आवर रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म वाला लेक्चर, कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनके साथ जो टेक्निकल डिफिकल्टीज आई कि आपने बोल तो दिया कि भाई मर्सी दे दो, बट मर्सी पिटिशन गांधी जी के बोलने से नहीं आता, इट हैज़ टू बी हैंड रिटन वन। एंड फिर भगत सिंह जी जो है उनकी शहादत या फिर मार्टियरडोम लाइज इन दैट पर्टिकुलर फैक्ट कि perhaps he was one of the earliest revolutionary who decided to die for his cause rather than submitting we can say that mercy petition। हमने देखा था कि इसके पहले इवन राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाकुल्ला खान जो काकोरी कॉन्स्पिरसी केस में अल्टीमेटली फिर फांसी पे चढ़े थे, उन्होंने तक मर्सी पिटिशन सबमिट करके रखे थे। हमने देखा था कि फिर ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म या फिर जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है, हाउ इट अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी बैड नॉट ओनली फॉर द पीपल हु आर कमिटिंग इट, for the family of that particular person as well as for the surrounding atmosphere। But in any ways ultimately commutation आया नहीं because mercy petition भगत सिंह जी से किया। and thereafter फिर public inquiry into police excesses। वायसरॉय अरविंद का वही कहना था कि भाई मेरे ऑफिस से मेरे पुलिस डिपार्टमेंट को सारे के सारे इंस्ट्रक्शन गए हैं कि ओपन गोलीबारी करो, ओपन लाठीचार्ज करो, एंड आप उसी के ऊपर इंक्वायरी लगाओगे तो ऑब्वियसली मेरा ही गला कटेगा उसमें, तो ऐसा तो होगा नहीं बिल्कुल भी। एंड इवन गांधी अंडरस्टूड द लिमिटेशंस ऑफ वायसरॉय एंड दैट्स व्हाई फिर गांधी जी ने भी ये दो जो डिमांड है इनके ऊपर फिर ज़्यादा जो है बेसिकली फोकस नहीं किया। इवन दो हमने देखा था कि एक कम्यूटेशन के लिए गांधी जी ट्राइड ऑन हिज ओन, अजित सिंह के साथ फिर कन्विंसिंग का एफर्ट जो है भगत सिंह के लिए जो किया गया था वो सारी चीज़ें हमने पहले वाले लेक्चर में कवर अप करके रखी हुई है। बट ऑब्वियसली अगर वायसरॉय अरविंद कुछ मांग रहे हैं या फिर वायसरॉय अरविंद ने कुछ चीज़ें अगर सब बेसिकली मान के रखी हुई है तो गांधी जी ऑल्सो हैव टू बेसिकली एक्सेप्ट समथिंग एंड फिर गांधी जी ने क्या एक्सेप्ट करके रखा था कि फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विल बी सस्पेंडेड एंड सितंबर 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विल बी कन्वीन जिसमें गांधी जी विल पार्टिसिपेट और कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर सेशन। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अब गांधी जी और बेसिकली वी कैन से इंडियन नेशनल कांग्रेस जाएगा एंड फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ द टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो हॉल्ट की जाएगी। ये प्रपोजल फाइनली वी कैन से दैट 5 मार्च 1931 में गांधी अरविंद के बीच में जो हुआ उसी को एंडोर्स करने के लिए कांग्रेस ने अपना एक स्पेशल सेशन बुलाया दिस टाइम इन कराची। कांग्रेस एक्चुअली वांटेड टू कन्वीन इट इन लाहौर इटसेल्फ बिकॉज लाहौर में ही सबसे ज़्यादा गुस्सा था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव में भगत सिंह बिलोंग टू लाहौर एंड लाहौर वाले एरिया में सेशन कंडक्ट करके लोगों को समझाना कि हमने जो किया वो क्यों किया, कैसे किया, तो सारी पॉलिसी जो अल्टीमेटली वी हैव टू कन्वीन टू द पीपल। बट अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की टेक्निकल डिफिकल्टीज बीच में आ गई कि वंस यू हैव कन्वीन सेशन इन पर्टिकुलर सिटी अगले टाइम में आपको डिफरेंट जोग्राफिकल जोन में जाना पड़ेगा। ये 1885 का ही कांग्रेस का कन्वेंशन था जिसकी बात हमने की है। ऐसा नहीं है कि कन्वेंशन आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, कांग्रेस ट्राइड टू ब्रेक डाउन दैट कन्वेंशन बट अल्टीमेटली पुलिस से भी रिक्वेस्ट आया, वायसरॉय से भी रिक्वेस्ट आया कि इफ कांग्रेस गांधी एंटर इनटू लाहौर देन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वुड बिकम वेरी वेरी सीवियर। पहले ही 1928 में लाला लाजपत राय जी जा चुके थे, अब 1931 आते आते इवन भगत सिंह वॉज नो लॉन्गर देयर एंड ये दोनों जो है बेसिकली का गुस्सा फिर कांग्रेस के ऊपर फूटेगा। तो बेटर है यू बेसिकली कन्वीन योर सेशन एट सम अदर जियोग्राफिकल जोन एंड फिर कांग्रेस ऑल्सो डिसाइडेड कि रादर देन क्रिएटिंग लाइफ एंड डेथ वाला सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फॉर द ऑर्डिनरी पॉपुलेशन एज वेल एज लीडर ऑफ द कांग्रेस, लेट्स कन्वीन इट इन कराची। एंड कराची वाले सेशन में अल्टीमेटली फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल इनको जो है कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया एंड यही पर्टिकुलर सेशन में कांग्रेस ने कुछ इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन जो है पास किए गए। सबसे पहला वाला रेजोल्यूशन जो है वो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के ऊपर था कि वाइल डिसअप्रूविंग ऑफ देयर एक्शन कांग्रेस जो है बेसिकली सैल्यूटेड देयर मार्टियरडोम। कांग्रेस का वही कहना था कि अगर देश के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस कोई बंदा दे रहा है तो दैट पर्टिकुलर सैक्रिफाइस विल नेवर गोइंग टू विन एंड दिस पर्टिकुलर पीपल आर हीरोज ऑफ आवर लैंड। हाउएवर कांग्रेस ने एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अपनी नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी जो है उसके ऊपर वापस से अधीर कर दिया। इसके ऊपर हमने इलैबोरेटली देखा है कि एक ज़माने में नॉन वायलेंट आइडियोलॉजी मॉडरेट लीडरशिप क्यों लेके बैठी थी, उनका पेटिशन पॉलिटिक्स था एंड गांधीयन नॉन वायलेंस, अहिंसा सत्याग्रह और उसका इस्म भी हमने देखा था। गांधी जी ने वापस से लोगों को वही समझाने की कोशिश की थी कि देयर इज़ अ थिन लाइन इन बिटवीन वायलेंस परपट्रेटेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड वायलेंस परपट्रेटेड अगेंस्ट फ्यूचर इंडियन गवर्नमेंट। आज अगर हम लोग ब्रिटिश ऑफिशियल को गोली डालेंगे, कल जाके एक ऑर्डिनरी बच्चा IAS IPS ऑफिसर को गोली डालेगा, फिर आपको कैसे लगेगा?
वाई? बिकॉज ऑब्वियसली अभी हमारे ग्रीवेंसेस है, कल जाके ऑर्डिनरी इंडियंस के भी तो ग्रीवेंसेस रहेंगे। अब वो हमने बातें करके रखी है, तो कांग्रेस रीट्रीटेड एवरीथिंग टू द पीपल। देर आफ्टर फिर जो गांधी अरविंद पैक्ट जो इट वॉज एंडोस, देर आफ्टर पूर्ण स्वराज जो है ये बेसिकली वापस से रीट्रीट किया गया था, एंड लोगों को इस बार समझाया भी गया कि पूर्ण स्वराज एग्जैक्टली होगा क्या। एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस आने के बाद जो कांग्रेस का गवर्नमेंट बनेगा, तो फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपना एक एजेंडा भी दे दिया था कि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट एंड वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम। इनफैक्ट ये दोनों रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट करके रखे हुए थे, कांग्रेस एक्सेप्टेड इट। इसके ऊपर भी हमने बात करके रखी हुई थी कि फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत क्यों है, अंबेडकर जी का क्या कहना था, मोतीलाल नेहरू का क्या कहना था। एंड देयर आफ्टर नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम की वजह से जो गड़बड़ अब इंडियन कैपिटलिस्ट एंड नेशनलिस्ट लीडर्स के बीच में आनी चालू हो गई, वो कि कैपिटलिस्ट लीडर जो है दे वर क्वाइट एवरी कि लीडरशिप धीरे धीरे रादर देन गोइंग इनटू द हैंड ऑफ पटेल, नेहरू के हाथ में जा रही है। एंड नेहरू वाज एन आर्डन सोशलिस्ट। वर्स्ट उनके जो बेसिकली सबसे अच्छे दोस्त एंड साथी जो है सुभाष चंद्र बोस, इज एन आर्डन कम्युनिस्ट। तो ये सोशलिस्ट कम्युनिस्ट एंगल जो है कभी भी कैपिटलिस्ट लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा था। बट अगेन कांग्रेस में जो राइजिंग टाइड ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि स्टेट इज नाउ गोइंग टू इंश्योर फंडामेंटल राइट एंड स्टेट इज गोइंग टू कैरी आउट इंटरफेरेंस इनटू इकोनॉमी, दैट इज सोशलिज्म, जिसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट में बातें करके रखी है। एंड दैट फाइनली ब्रिंग्स अस टू द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टॉकिंग ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द ओनली कॉन्फ्रेंस जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड सेंट इट्स रिप्रेजेंटेटिव। इनफैक्ट अभी जो हम लोगों ने कराची सेशन देखा हुआ था, कराची सेशन में डिसीजन वाज टेकन दैट गांधी जी वुड बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ा टाइम पहले बताया, सितंबर 1931 में इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन एंड सितंबर में फिर गांधी जी लंदन पहुंचे। लंदन जाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है वो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे आए, एंड ये इंपॉर्टेंट इश्यूज में अल्टीमेटली हु वाज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, दैट वाज द क्वेश्चन। गांधी जी अब इंडिया के लिए बात करते हुए आपको दिखाई देंगे दैट गांधी जी हैड डिमांडेड सर्टन फायदा या फिर सर्टन बेसिकली यू कैन से दैट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अब गांधी जी के खिलाफ जिन्ना वाज देयर, गांधी जी के खिलाफ अंबेडकर वाज देयर, गांधी जी के खिलाफ इवन मदन मोहन मालवीय वाज आल्सो देयर। Hindu right wing, Islamic right wing, Sikh right wing, even depressed classes wing, each and every section now started to play the blame game of their own politics in this particular session. कांग्रेस का एक फर्म डिमांड रहा है दैट ब्रिटिशर्स शॉल लीव इंडिया। गांधी जी ने वो डिमांड जैसे ही डाला तो ब्रिटिशर्स ने सवाल पूछना चालू किया कि भाई आप बोल रहे हो कि इंडिया से छोड़ो, और देखो फिर ये अंबेडकर जी है या फिर जिन्ना है या फिर यू कैन टॉक अबाउट मदन मोहन मालवीय, वो तो नहीं बोल रहे इंडिया से छोड़ो, तो व्हाई शॉल वी लिसन टू यू? First of all, you decide with this particular leader that what shall be the true demand of India. And अगर आप लोगों में ही अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बन रहा है तो फिर हाउ आर वी गोइंग टू टेक दिस एंटायर सेशन फॉरवर्ड? ऑब्वियसली ये सेशन के टाइम पीरियड में ही देयर वाज माइनॉरिटी पैक्ट ऑल्सो कि जिन जिन सेक्शंस को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, दे वांटेड टू रिप्रेजेंट देयर ओन पॉलिटिकल एस्पिरेशन, उन्होंने अपना एक सेपरेट माइनॉरिटी पैक्ट साइन करके रखा हुआ था। ये माइनॉरिटी पैक्ट के थ्रू इस्लामिक सेक्शन, thereafter Sikh section, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन एंड thereafter इवन डिप्रेस क्लासेस, जिनका हमेशा ही कहना था कि भाई हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो दे रिमेन फर्म ऑन देयर डिमांड। ये डिमांड स्पेसिफिकली गांधी जी अपोज कर रहे थे पहले से ही, जिसके ऊपर हम लोगों ने बातें करके रखी हुई थी। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम अब कांग्रेस में मुस्लिम लीग में भी एक राइजिंग डिमांड ऑफ द सेपरेट नेशन जो वो भी आता हुआ हमको दिखाई दिया है। Obviously, a demand later on, Muhammad Ali Jinnah will put forth in an elaborate way in March 1940, Lahore Resolution of Muslim League. It is an irony that India as well as Pakistan was created in Lahore itself. Lahore Resolution of 1929, INC, it was decided that India will remain an independent country or India will become an independent country. And at the same period of time, 1940 का Lahore Resolution of Muslim League decided that India will be divided in between two separate nations, one for Hindu, one for Muslim. But in any ways, it was earliest level पे अगर हम देखें तो मोहम्मद इकबाल का डिमांड, मोहम्मद इकबाल ने 1930 में ही अपना एक स्टैंड लेके रखा हुआ था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन इलाहाबाद सेशन। उनका कहना था कि यूरोपियन नेशनलिज्म या फिर यूरोपियन नेशनलिज्म की जो वर्जन है वो इंडिया पे वी आर नॉट एबल टू बेसिकली पुट फोर्थ। यूरोप में क्रिश्चियन नेशनलिज्म चल सकता है, इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म या फिर इस्लामिक नेशनलिज्म या फिर सिख नेशनलिज्म कैन नेवर बेसिकली लिव टुगेदर विथ ईच अदर। एंड दैट्स व्हाई बेसिकली हम लोगों को क्या करना है कि इंडिया के हर एक कम्युनल ग्रुप जो है उनकी बातें हमको करनी पड़ेगी। एंड वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि अल्टीमेटली देयर इज अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम विद इन इंडिया।
इंडिया में अब हिंदू नेशनलिज्म बढ़ चुका है, जो हम पहले ही देख चुके हैं। ऑन द सेम लाइन अब एक इस्लामिक नेशनलिज्म भी आ चुका है। एंड सिंस हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स अपने अपने रिलीजन को लेके नेशनल हो चुके हैं, हाउ आर यू गोइंग टू रिकंसाइल इन बिटवीन देम? And that's why he asked the house, that is Muslim League, in 1930 that you shall endorse my proposal कि भाई we shall be forming separate nation. In fact, Muslim League at that period of the time was under Muhammad Ali Jinnah. ये particular proposal even Jinnah के लिए भी शौक था. Jinnah never agreed for a separate nation. Jinnah was ready to compromise with India, provided federal provision. Thereafter फिर मुस्लिम प्रोविंसेस, thereafter फिर सेपरेट इलेक्टोरेट, एंड thereafter फिर अपना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो इक्वेलेंट नंबर ऑफ सीट इन द सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज कैबिनेट एज वेल एज सिविल सर्विसेज, अगर कांग्रेस या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो। हाउएवर ये स्टैंड जो है वाइडली रेजोनेटिंग हुआ। ये स्टैंड जैसे ही मोहम्मद इकबाल ने दिया, अल्लामा इकबाल के नाम से भी ये जाने जाते हैं, तो स्टैंड जो अब धीरे धीरे इस्लामिक लीडरशिप में एटलीस्ट डिस्कशन डिबेट का एक मौका बना। एंड ये डिस्कशन डिबेट लेटर ऑन आई विल टेल यू कि 1931 में अल्टीमेटली फिर लंदन कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, 1937, 1940 एंड आफ्टर 1947। ये जो है लेटर ऑन हम देखेंगे जब डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स नाम का एक सेपरेट चैप्टर है उसमें तब। बट मुस्लिम लीग ने अब अपने डिमांड काफ़ी इलेबोरेट लेवल पे रखे हुए थे कि वी नीड आवर सेपरेट नेशन। अनफॉर्चुनेटली फॉर मुस्लिम लीग, फॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, मोहम्मद अली जिन्ना डिड नॉट सपोर्ट इट। अगर मोहम्मद अली जिन्ना सपोर्ट नहीं करेंगे देन ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर डिमांड जो है विल रिमेन द डिमांड ऑफ एट द मोस्ट रफी फैक्शन, and thereafter you can talk about Aga Khan wala faction. But Jinnah faction which was a dominant one in Muslim League and जिनकी लीडरशिप अब मुस्लिम लीग मान चुकी थी, तो ये पर्टिकुलर फैक्शन was not ready to support this particular demand. But in any ways ultimately proceedings के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई। गांधी जी जैसे भी या फिर गांधी जैसे ही इंडिया के लिए कुछ बोलने की बातें करेंगे, देन इनके खिलाफ जो है दो पर्सनैलिटीज वर्क वेरी हार्ड। ऑब्वियसली द फर्स्ट वन वॉज मोहम्मद अली जिन्ना, सेकेंड वन वॉज ऑब्वियसली फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बोथ ऑफ देम वांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटी। रैशनैलिटी हमने पहले ही देखी थी तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, बट सिंस बोथ ऑफ देम वांटेड टू हैव देयर सेपरेट इलेक्टोरेट एंड बोथ ऑफ देम वेर मेजर लीडर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कम्युनिटी, गांधी जी ने जैसे ही फिर बोला इंडिपेंडेंस, इन्होंने बोला कि भाई इंडिपेंडेंस नहीं है। गांधी जी का कहना था कि अनटचेबल्स को कोई रिजर्वेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए था। अंबेडकर गेव फियर्स क्रिटिसिज्म ऑफ गांधी। आप राम राज्य की बात करोगे, वर्णाश्रम धर्म की बात करोगे, तो टेल अस हाउ दैट दलित सेक्शन या फिर जो लोअर जाति लोअर वर्ण है इज गोइंग टू लिव अंडर राम राज्य और इज गोइंग टू लिव अंडर यू कैन से दैट वर्णाश्रम धर्म सिस्टम। इसमें तो हम लोगों के फिर राइट जो वो तो सिस्टमेटिकली डिनाई करके रखे हुए थे, तो वो सिस्टमेटिक डिनाइल ऑफ द राइट जो इंडिया में वापस आएगा। At the same period of the time, ultimately Jinnah had also clearly stated कि separate electorate is non-negotiable. Separate electorate अगर कांग्रेस नहीं दे पा रहा है, then obviously we do not consider Congress as a representative of India. Congress can carry out its negotiation with the Britishers, but we are not going to support Congress. एंड अगर कांग्रेस को ये बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो कांग्रेस तो पहले हमने देखा था कि वॉज इंडीड अ ब्राह्मण क्षत्रिय डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी, इट वॉज अ राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी, तो उनको जो है फिर इस दूसरे सेक्शन का सपोर्ट नहीं मिला, तो ब्रिटिशर्स ने इसमें अपना पॉलिटिक्स खेलना चालू किया। सबसे पहले तो ऑन द इशू ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने जो इशू है वो इंडियंस के हाथ में छोड़ के रखा था कि गांधी, जिन्ना, अम्बेडकर कैन कैरी आउट देयर रिस्पेक्टिव कंसल्टेशन एंड अराइव एट अ सूटेबल सोल्यूशन। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर अल्टीमेटली मोहम्मद अली जिन्ना को जो चीज़ें चाहिए थी वो धीरे धीरे जो है बेसिकली हैंड ओवर करनी इन्होंने चालू कर दी। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम वी अगेन कैन से दैट कि ब्रिटेन में एक पॉलिटिकल अपहीवल भी आया। इन बिटवीन सितंबर से लेके दिसंबर 1931 की अगर बात करें तो देयर वाज अ क्रिपलिंग फाइनेंशियल क्राइसिस इन ब्रिटेन। इनफैक्ट पूरे दुनिया में अब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आ चुका था। ग्रेट डिप्रेशन का जो इम्पैक्ट अब 1931 के आते ब्रिटेन के ऊपर इलेबोरेटली दिखाई देना चालू हुआ। इसके वजह से देयर वाज अ इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट विद इन ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज। एंड जो रैमसे मैकडोनल्ड लेबर पॉलिटिकल पार्टी जो लिबरल पार्टी है उसके प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी एंड ही बेसिकली जॉइन कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी। एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिकल पार्टी में जाके एक मिली जुली कोएलिशन सरकार जो है इन्होंने बना दी, दैट इज नेशनल गवर्नमेंट, जिसमें मेजॉरिटी कंजर्वेटिव पार्टी है। रैमसे मैकडोनल्ड खुद प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज के सपोर्ट से अपना गवर्नमेंट बना लिया। इसकी वजह से हुआ क्या कि लेबर पॉलिटिकल पार्टी विड्रू इट्स सपोर्ट फ्रॉम द एंटायर नेगोशिएशन एंड लेबर पॉलिटिकल पार्टी वाज मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। उनको ये पसंद ही नहीं आया कि अपना ही लीडर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाके उनके साथ गवर्नमेंट बना के बैठा हुआ है। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू हैंडल द इंटरनल क्रैक्स विद इन लेबर पॉलिटिकल पार्टी।
इन एनी वेज वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स से उसको साइड में ही रखोगे, बट इसी टाइम पीरियड में एज आई टोल्ड यू कि देयर वाज अ क्रिपलिंग फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ब्रिटेन अपने करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था कि गोल्ड स्टैंडर्ड वाज बेसिकली नॉट फॉलोइंग और वाज नॉट बीइंग फॉलोड इन ब्रिटेन। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन मैक्सिमम लेवल पे हमको ब्रिटेन में दिखाई देता है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म से कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में जाऊंगा तब इसके ऊपर बात करूंगा, नॉट राइट नाउ। एंड ऑब्वियसली फिर इसी टाइम पीरियड में अम्बेडकर का, जिन्हा का ये जो बेसिकली टॉक है जिसके वजह से गांधी जी वॉज नॉट मूविंग फॉरवर्ड विद द डिस्कशन ऑन द इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फाइनली दिसंबर में वी कैन से दैट रैमसे मैकडोनाल्ड ने ऑन हिज ओन वापस से ये पूरा का पूरा सेशन जो है यूनिलैटरली डिक्लेयर कर दिया कि इट इज़ अ फेलियर। फर्दर रैमसे मैकडोनाल्ड टुक सर्टन डिसीजन कि सबसे पहले रैमसे मैकडोनाल्ड ने बताया था कि अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी बनेंगे। ये इंडियन कंसल्टेटिव कमेटी को गांधी जी ने बॉयकॉट किया, गांधी जी ने बैकपैक की, इंडिया में वापस आ गए। But at the same period of the time, Ambedkar, Jinha decided to stay back and they become part and parcel of the Indian Consultative Committee. Indian Consultative Committee was further broken down into three important committees, एक franchisee, finance and thereafter state. इसके अलावा ultimately there was a separate committee which was going to discuss about the communal issues in India. कम्युनल इश्यूज़ के ऊपर फिर अल्टीमेटली बहुत बड़ा रामायण हुआ, लेटर ऑन वो भी देखेंगे कि रैमसे मैकडोनाल्ड इन्होंने अपना एक कम्युनल अवार्ड ही डिक्लेयर कर दिया एंड उसके ऊपर फिर गांधी वर्सेस अम्बेडकर एंड पूना पैक्ट, दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। बट इन एनी वेज फिर अम्बेडकर जी को सेटिस्फाई किया गया वाया गिविंग हिम सेपरेट इलेक्टोरेट। मोहम्मद अली जिन्ना का सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यू भी रहा, प्लस उनकी जो डिमांड थी कि हम लोगों को मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस चाहिए थे वो भी बाय एंड लार्ज जो है अब पूरे किए गए। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस एंड आफ्टर सिंध उनको दिया गया, बलूचिस्तान वॉज नॉट गिवन। यहाँ देने के पीछे का रीज़न था कि बलूचिस्तान एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वॉज अंडर प्रिंसली स्टेट एंड प्रिंसली स्टेट की मेजॉरिटी टेरिटरी जो है आपको उनसे निकालनी पड़ती। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। इनफैक्ट बलूचिस्तान लेटर ऑन गॉट इंटीग्रेटेड विद द पाकिस्तान 1947 के बाद, जो हम पढ़ेंगे ही नहीं कभी, वो अब इतिहास पाकिस्तान का है। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली ये सारी डिमांड करके अल्टीमेटली रैमसे मैकडोनाल्ड कॉल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद जो है बेसिकली फिर एक कम्युनल अवार्ड वाला टॉपिक है वो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। बट अल्टीमेटली गांधी जी बेचारे रिटर्न बैक टू इंडिया। When he returned back to India, it was almost December 27-28, 1931. When he returned back into India, he found out India में वॉइसरॉय बदल चुका है। Irwin has been recalled, Wellington has been sent back into India, and obviously Wellington जो है he had already cracked a whip in Indian leader. गांधी जी जो है बेसिकली मच शॉक में चले गए कि वेलिंगटन ने पहले तो आयरविन पैक्ट जो है उसको रिफ्यूज़ कर दिया। वेलिंगटन ने कांग्रेस जो है बेसिकली उसके सारे ही मेजर पॉलिटिकल लीडर जो उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। एंड इनफैक्ट गांधी जी व्हेन ही अराइव्ड बैक, इवन गांधी जी वाज अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड द बार। गांधी जी जैसे ही अंदर चले गए, गवर्नमेंट ने सिवियर रिप्रेसिव एक्टिविटीज़ जो है वो कैरी आउट करके रखी हुई थी। कांग्रेस को इलीगल पार्टी डिक्लेयर किया गया। कांग्रेस का जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर वो कहीं काम करता हुआ दिखाई दिया तो सिंस इट इज़ एन इलीगल पार्टी दे कैन बी अरेस्टेड राइट ऑन द स्पॉट। गांधी के सारे आश्रम जो है वो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिए, बिकॉज नाउ यू नो सत्याग्रह वर्क कैसे करता है। वैसे फिर गांधी की प्रॉपर्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो प्रॉपर्टीज भी कॉन्फिस्केट करके रखी थी सिंस इट इज़ अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन नाउ। एंड आफ्टर अल्टीमेटली जो दिल्ली पैक्ट है या फिर गांधी आयरविन पैक्ट, ये गांधी आयरविन पैक्ट जो विलिंगटन ने क्लियर कर दिया। इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट फॉर गांधी कि गांधी जी ट्राई टू रिवाइव सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन जनवरी 1932, बट इट वॉज ऑफ नो अवेल। अल्टीमेटली गांधी जी रिमेन्ड इन जेल एंड 1934 आते आते अल्टीमेटली जब इंडिया शांत हुआ तब जाके ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को जेल से रिलीज़ किया। द मोमेंट ही वॉज रिलीज फ्रॉम द जेल, गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट ही इज़ बेसिकली स्टॉपिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ही इज़ टेकिंग रिटायरमेंट politics. Obviously it opened up another chapter in India's history, that is Gandhi versus Bose. तो 1932 से लेके 1934 के पीरियड में जाएंगे तब इसकी इलैबोरेटली बातें करेंगे। बट वर्चुअली द एंटायर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गॉट क्रिपल्ड इन जनवरी 1932 इटसेल्फ, जैसे ही विलिंगटन ने बेसिकली अपना स्टेट का डंडा जो है मूवमेंट के ऊपर डाल दिया। ये भी हमने देखा था कि गांधीयन मूवमेंट वॉज बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि ब्रिटिशर्स विल नेवर क्रैक अ व्हिप ऑन अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। बट अगर ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे कि भाई हम लोगों को ये मूवमेंट कर्व करनी है तो यू कैन नॉट इवन स्टॉप देम। एट द मोस्ट पब्लिक एंगर विल गेट फ्लेयर्ड अप एंड मोर पीपल विल कम अंडर द फोल्ड ऑफ नेशनलिज्म। बट मूवमेंट सक्सेसफुल तो वैसे भी नहीं बनेगी। इट वॉज अ लिमिटेशन, बट इसका फ़ायदा फिर इंडिया को बहुत ज़्यादा हुआ है, जो गांधीयन आइडियोलॉजी में हमने बात करके रखी हुई। तो वी नीड टू बेसिकली टेक द एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ये मोमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिर ये मोमेंट में ऑलमोस्ट 80,000 सत्याग्रही जो हम लोगों को जेल में जाते हुए दिखाई दिए हैं। फिर इसी पर्टिकुलर मोमेंट जो है इसमें अल्टीमेटली यू कैन से दैट कि
कुछ नए फॉर्म ऑफ दी यू कैन से प्रोटेस्ट वो भी हम लोगों को इंडिया में आते हुए दिखाई दिए एंड पीपल अल्टीमेटली पार्टिसिपेटेड इन देम एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि धीरे धीरे करके जो है लोगों का नेशनल मूवमेंट का पार्टिसिपेशन मल्टीपल फॉर्म्स में बढ़ा। इसी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है कि इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर बात करें तो इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। कि अब फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड द इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, एंड जैसे ही कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अडॉप्ट कर लिया तो द ग्राउंड वर्क वॉज लेड। अब इसके आगे देयर वॉज नो टर्निंग बैक। अब ये हमने इलेबोरेटली देख के रखा है कि 1900 से लेके अब हार्डली 1930 तक हम आ चुके हैं और इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। इंडिया की नेशनलिस्ट लीडरशिप वॉज नाउ ट्रू नेशनलिस्ट लीडरशिप वॉज एंटी ब्रिटिशर। द बॉन्ड बिटवीन ब्रिटिश सिटीजन एंड इंडियन सिटीजन वॉज टोटली ब्रोकन डाउन थैंक्स टू जालियनवाला बाग हत्याकांड जो हमने देखा था, एंड फर्दर डैमेज वॉज डन। द मूवमेंट 1930 एंड 34 का पॉलिटिक्स जब हम देखेंगे तब आपको पता चलेगा इट वॉज वेलिंगटन्स पॉलिसी। इसमें गांधी वर्सेस अंबेडकर भी हुआ, गांधी वर्सेस बोस भी हुआ, इसमें अल्टीमेटली फिर नेहरू एंड पटेल का भी रोल था, जिसके वजह से अब धीरे धीरे इंडियंस का अंग्रेजों के ऊपर का विश्वास जो धीरे धीरे पूरी तरीके से अपरूट ही हो चुका था। तो अब एक प्रॉपर ग्राउंड वर्क वी कैन से ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल अब इंडिया में आता हुआ आपको दिखाई देगा। न्यू मेथड्स ऑफ प्रोपोगेंडा अब इंडिया में आए। मैजिक लैंटर्न्स वर देयर। मैजिक लैंटर्न्स मतलब जो 9 चौकीदारी टैक्स कैंपेन का जो इशू था उसे में मैजिक लैंटर्न्स आते हुए दिखाई दिए कि रात के टाइम पे लैंटर्न्स में आएंगे, बात करेंगे एंड वी विल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ द एक्शन वी हैव टू टेक, ताकि चौकीदार को पता ना चले। फिर मांजरी सेना वॉज देयर, वानर सेना वॉज देयर। आई हैड गिवन यू एग्जांपल ऑफ इंदिरा नेहरू आल्सो इन दैट वन। वैसे फिर अल्टीमेटली पैम्पलेट बांटो, पैम्पलेट में अल्टीमेटली विल पुट फोर्थ योर डिमांड एंड आफ्टर यू विल जस्ट बेसिकली सर्कुलेट इट अमंग द पब्लिक ताकि अवेयरनेस जनरेशन हो। वैसे मल्टीपल न्यू फॉर्म ऑफ दी मोमेंट आपको अब ये मोमेंट में आते हुए दिखाई देंगे। वैसे फिर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा। इनफैक्ट गवर्नमेंट के डिजिट के अकॉर्डिंग ही फॉरेन एज वेल एज फॉरेन क्लोथ्स एज वेल एज सिगरेट का जो इम्पोर्ट है इट फेल बाय मोर देन हाफ। कि इंडिया में अब उसका डिमांड ही नहीं है, तो डिमांड नहीं है तो आप इंडिया में लाके करोगे क्या? ये डिमांड अगर नहीं है तो आपको ये माल इंडिया में लाने की ज़रूरत नहीं, यू बेसिकली सेल इट ऑफ इनटू सम अदर पार्ट ऑफ योर कॉलोनियल एम्पायर। तो जो गांधीयन पिकेटिंग टेक्नोलॉजी रही है या फिर टेक्निक रही है इट प्रूव्ड आउट टू बी वेरी वेरी गुड फॉर इंडियन नेशनलिज्म। कि लोगों ने अब स्वदेशी एंड देयर आफ्टर खादी का प्रचार किया एंड वंस यू हैव मूव टू अ स्वदेशी एंड खादी ऑटोमेटिकली हमने देखा था कि वो कैसे इंडिया के नेशनलिज्म में इट वाज एक्टेड एज अ फंडिंग। वैसे अगर पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो यही टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन लिए। इट वाज थोरोली बॉयकॉटेड बाय द इंडियन सिटीजन एज वेल एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की अगर हम लोग फर्दर बात करें तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन यू कैन टॉक अबाउट एंड स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड इन बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स यू कैन टॉक अबाउट। देयर आफ्टर वाइड पार्टिसिपेशन कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, नागालैंड से लेके पेशावर, अब मैंने आपको एम्पल अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल देके रखे हुए हैं। एकदम ही वाइड लेवल का पार्टिसिपेशन अब आपको इंडिया में दिखाई देगा। अर्बन, रूरल एरिया, पीजेंट एरिया और देयर आफ्टर लेबर पार्टिसिपेशन हो सकता है या फिर इवन वी कैन टॉक अबाउट ट्राइबल पार्टिसिपेशन। ये सारे ही सेक्शन अब आपको इलेबोरेट लेवल पे नेशनल मूवमेंट में आते हुए दिखाई देंगे। एंड वुमेन एंड स्टूडेंट के लिए तो ये एक और नेक्स्ट लेवल रहा है कि स्टूडेंट लीडरशिप दैट इज नेहरू एंड बोस एंड देयर आफ्टर फिर वुमेन लीडरशिप दैट इज सरोजिनी नायडू अब इंडिया में मर्ज होती हुई आपको दिखाई देंगी। और ये कोई छोटे मोटे नाम डेफिनेटली नहीं है, दिस आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कंट्री। सरोजिनी नायडू के बारे में भी हमने बात की है, नेहरू के बारे में बात की, बोस के बारे में बात की। नेहरू बोस तो खैर हमको आगे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं जब हम लोग गांधी वर्सेस बोस वाले डिबेट में जाएंगे। एंड देयर आफ्टर फाइनली यू कैन से कंपैरिजन भी बनता है ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये कंपैरिजन काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये कंपैरिजन में आपको दिखाई देगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर स्वराज, नाउ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर पूर्ण स्वराज। तो एक स्टेप जो ऑब्जेक्टिव में इंडिया आगे चला गया। मेथोडोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेशन, पिकेटिंग, सत्याग्रह, अहिंसा, अब उसके जगह जो है बेसिकली कुछ नए फॉर्म ऑफ द मेथोडोलॉजी जो वो भी आते हुए दिखाई देंगे, जैसे नो टैक्स नो रेंट कैंपेन। वैसे फिर खुदाई खिदमतगार हो सकता है, देयर आफ्टर फिर प्रभात फेरीज हो सकते हैं, मांजरी सेना, वानर सेना, मैजिक लैंटर्न, पैम्पलेट, जैसे ही फिर एंटी कनिंघम सर्कुलर, फॉरेस्ट लॉज ब्रेक डाउन करना एक्सेट्रा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लॉज वर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस पर्टिकुलर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एज द नेम सजेस्ट आप सिविल लॉ ब्रेक डाउन करोगे। हाउएवर मुस्लिम पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली फिर ड्विंडलिंग होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके रीज़न मैंने आपको जो है पिछले लेक्चर में देके रखे हुए, इलेबोरेटली मैंने आपको समझाया था कि इस्लामिक नेशनलिज्म, जिन्हा का स्टैंड 14 पॉइंट, रैशनैलिटी बिहाइंड दैट, एंड देयर आफ्टर फिर हिंदू नेशनलिज्म जो कांग्रेस में चल रहा था।
Cumulative impact was that कि Muslim was growing more and more away from the Indian national. आप उनको नेशनल नहीं बनाओगे तो वो नेशनल नहीं बनेंगे. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. वैसे फिर लेबर अफसर जब कम हुई, ये भी हमने देखा था. क्यों? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट क्रैकडाउन. पब्लिक सेफ्टी बिल जो है वो पास हो चुका था. ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है वो पास हो चुका था एज एन ऑर्डिनेंस. लेजिस्लेचर ने तो उसको रिफ्यूट कर दिया, बट हमने देखा था कि एज अ ऑर्डिनेंस वो बिल जो है पास हो चुके थे. फर्दर हमने देखा था कि अब कैपिटलिस्ट क्लास जो वो भी एंटी नेशनल रहा था, नेशनल मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज उसमें उनको अब ज़्यादा फायदा था. एंड नंबर ऑफ इम्प्रिजन की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ इम्प्रिजन में 20,000 और सो सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. हाउएवर सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट आते आते 80,000 मोर सत्याग्रहीज अरेस्टेड. Even though the number is dismal, you can clearly say that this is very huge amount of the population that you are talking about. As I told you on numerous times, just because you are national, no other person will be national. इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं. फर्दर हर एक बंदे का नेशनलिज्म शो करने का तरीका वो अलग था. द मोमेंट यू से कि सिगरेट एंड गवर्नमेंट क्लोज का इम्पोर्ट फेल मोर देन हाफ, तो लोगों ने उसको भी इस्तेमाल किया था इन ऑर्डर टू शो दैट दे आर नेशनल. नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू जेल ना एवरी टाइम टू शो दैट यू आर अ नेशनल. तो यही चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली 80,000 सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड. एंड इवन दो द नंबर इज डिसमल, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि द नेशनलिज्म हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म एंड ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू चूज ओन वे ऑफ नेशनलिज्म. कोई गवर्नमेंट को टैक्स पे करने से मना करके अपना नेशनलिज्म दिखा रहा है, कोई खादी खरीद के अपना नेशनलिज्म दिखा रहा है, कोई प्रोसेशन पिकेटिंग में भाग लेके अपना नेशनलिज्म दिखा रहा है, कोई जो है बेसिकली फ्री के पैम्पलेट बांट के अपना नेशनलिज्म दिखा रहा है. इट इज़ नॉट नेसेसरी ना ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू गो द जेल. तो ये भी थोड़ा सा याद रखो कि 80,000 वर अरेस्टेड इन सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट. इट वॉज अ वेरी ह्यूज नंबर बैक देन.